हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम फैट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। फैट या आपका जो ऑयल होता है वो आपके दो पार्ट से मिलके बना होता है, फैटी एसिड। फैटी एसिड को शॉर्ट फॉर्म में मैं F और A लिख रही हूँ, और यहाँ पर ग्लिसरॉल। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, यहाँ पर जो ग्लिसरॉल होता है उसका मेटाबोलाइजेशन कैसे होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो फैटी एसिड है उसका मेटाबोलाइजेशन कैसे होता है वो हमारे सिलेबस में है। तो हम बात करेंगे हम फैटी एसिड की। फैटी एसिड जो होता है वो कार्बन चेन को मैं R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और यहाँ पर उसके लास्ट में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ऐड रहता है। ठीक है, तो R चेन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसके अंदर ऐड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैटी एसिड है वो आपका कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो है कंटेंट होता है। अब यहाँ पर जो है आपका फैटी एसिड आप दो तरीके के होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर जो कार्बन चेन होगी, ये R मैंने कार्बन चेन को रिप्रेजेंट किया है, कार्बन चेन जो होगी वो आपकी कैसी होगी, वो आपकी सिंगल बॉन्डेड होगी, यानी उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन चेन में बीच बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वो आपका कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगे आपको, या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में पूफा भी बोलते हो, तो जो पूफा होता है वो आपका क्या होगा कि वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना, उसकी डिपॉजिट होने की टेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो ही आपको ज़्यादा प्रेफर करने चाहिए। तो अगर आपने देखा हो कि जो ऑलिव ऑयल है वो आपका 300 रुपीज़ kg या लीटर, या आई थिंक 500 रुपये लीटर आता है, तो 500 रुपये लीटर क्यों आता है, और नॉर्मल आपका देखिए आप जो आता है वो आता है आपका 100 रुपये लीटर। तो इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि उस ऑलिव ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो कभी आप एडवर्टीजमेंट पे भी गौर करिएगा, वो बोलते हैं हाईली रिच्ड पुफा, तो वो आपके पुफा वर्ड को बोलना चाह रहे हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। चलिए, ये तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी। अब हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में। यहाँ पर फैटी एसिड हमने समझ लिया कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अब यहाँ पर सपोज दैट कि जैसे यहाँ पर पामेटिक एसिड का है आपके सिलेबस में, तो पामेटिक एसिड का फॉर्मूला है C16H32O2। ठीक है, यानी कार्बन की 16 कार्बन है ऐसे। ठीक है, मैं पूरे नहीं बना रही, यहाँ पर डैश डैश कर रही हूँ, और लास्ट में COH ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और फिर इसके पास वाला जो कार्बन होगा दैट इज बीटा कार्बन। ये ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर ओमेगा है ना, हाँ, उसके बाद जो पास वाला कार्बन है वो आता है ओमेगा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो बीटा ग्रुप है, बीटा कार्बन पे यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, बीटा कार्बन पे स्प्लिटिंग होगी, यानी कि ये बीटा वाले कार्बन पे जो है बीटा वाले कार्बन से बात कर रहा है। यहाँ से ये तो ओमेगा पे हो गया, सॉरी, ये बीटा। ठीक है, तो बीटा वाले कार्बन को टारगेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है वो कहलाएगा बीटा ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? ऐसा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या अल्फा ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि ओमेगा ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। सभी तरीके के ऑक्सीडेशन होते हैं, लेकिन आपको प्रिफरेबली जो है बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो पढ़ना है, क्योंकि मेन जो ऑक्सीडेशन पाथवे चलता है वो बीटा ऑक्सीडेशन चलता है। और पाथवे भी चलेंगे, लेकिन प्रिफरेबली बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे को प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे की। ठीक है, इसमें पामेटिक एसिड का हमको ऑक्सीडेशन पढ़ना है। यहाँ जो पामेटिक एसिड है ये, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है C16H32O2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पामेटिक एसिड या जो फैटी एसिड है, सबसे पहले ये जो चलता है बीटा ऑक्सीडेशन, ये मेनली चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चलता है इसका, अगर मैं जो प्लेस बोलूँ, इसका एक तो फॉर्मूला लिख लीजिए आप। फॉर्मूला जो है C16H32O2,
और जो साइट है इसकी वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये चलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको कुछ स्टेजेस में माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाया जाता है, वो स्टेजेस हमें पढ़नी है। यहाँ पर सबसे पहले फैटी एसिड का एक्टिवेशन किया जाता है। फैटी एसिड का जो एक्टिवेशन किया जाता है, एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। हाँ, फैटी एसिड को सबसे पहले एक्टिवेट किया जाता है और ये एक्टिवेशन किया जाता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर एक्टिवेशन के लिए इससे एटीपी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले फैटी एसिड एक्टिवेशन, फैटी एसिड एक्टिवेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो होगा यहाँ पर एटीपी, ये मैंने यहाँ पर ये कार्बन चेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। और लास्ट में COH ग्रुप लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर ये थायोकाइनेज की प्रेजेंस में एटीपी के साथ जुड़ के ये एक्टिवेट होता है और यहाँ पर ये एसाइल एडिनाइलेट बना लेता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एटीपी नॉन फॉस्फेट में निकल गई और ये AMP जुड़ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये एसाइल एडिनाइलेट जो है एसाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा और ये जब एसाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है, यानी कि अब ये फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, यानी कि ये अब रेडी है जाने के लिए, ठीक है। तो फैटी एसिड के एक्टिवेशन में यहाँ पर थायोकाइनेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड को एसाइल एडिनाइलेट और एसाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट किया जाता है। देन एसाइल कोएंजाइम A नाउ फर्दर रेडी टू गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है एसाइल कोएंजाइम A के लिए परमिएबल नहीं होती माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके लिए एक कार्निटिन सिस्टम चलाया जाता है जिसे कार्निटिन शटल सिस्टम भी कहते हैं और वो कार्निटिन शटल सिस्टम इस एसाइल कोएंजाइम A को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर डालती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोएंजाइम A, इसके लिए कौन काम कर रहा है, कार्निटिन कैरियर सिस्टम और कार्निटिन शटल सिस्टम। इसमें मैंने यहाँ पर ये बनाया है साइटोसोल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर साइटोसोल जो होगा ये यहाँ पर ये देखिए कि ये आपका जो एसाइल कोएंजाइम A, अब यहाँ पर जो एसाइल कोएंजाइम है वो मैंने यहाँ बना दिया है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज क्या होते हैं कि ये CO है, ये इस तरीके का एसाइल, ये कोएंजाइम A ग्रुप है, एसाइल कोएंजाइम A ग्रुप, लेकिन बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर आपने CH2 लिखा है और यहाँ R लिखा है। एक्चुअली यहाँ पर जो है इस पूरे को आप R से रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि R सिर्फ आपका कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर सपोज दैट आप यहाँ पे CH2 लिख रहे हो तो यहाँ पर आप R' लिख सकते हो कि भाई ये पूरा मैंने R' से बता दिया है, मतलब टोटल मिला के R यहाँ, और चाहो तो आप यहाँ पर केवल R भी लिख सकते हो, यहाँ पर पूरा CH2 की जगह R भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ के 2 कार्बन कहाँ उड़ गए, कार्बन कहीं नहीं उड़े हैं, कार्बन यही है, सिर्फ मैंने इसको पूरा का R से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपका एसाइल कोएंजाइम A जो होगा, ये कार्निटिन जो है जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट होता है उससे अटैच्ड हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम की प्रेजेंस में। और कार्निटिन, ये जो कार्निटिन के साथ जब कंबाइंड होगा देन ये एसाइल कार्निटिन जो होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए परमेबल होता है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डाल दिया जाता है। एसाइल कार्निटिन जो होगा ये कार्निट वापस से जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा, ये कार्निटिन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज 2 की प्रेजेंस में कार्निटिन में वापस कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका एसाइल कोएंजाइम A, ये आपका एसाइल कोएंजाइम A में वापस से कन्वर्ट होगा और ये जो है अब आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपका जो एसाइल कोएंजाइम A जो था, जो नहीं पहुँच रहा था, वो पहुँचा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है और ये कार्निटिन को वापस से साइटोसोल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोएंजाइम है। नाउ अब हम जो एसाइल कोएंजाइम A जब पहुंच चुका है तो अब यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में शुरू होता है जो कि मेन है बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में आता है तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको कार्निटिन शटल के नाम से भी पूछते हैं, आपको पूरा का पूरा ही आपको उसमें लिखना पड़ेगा। देन कि वो ये पूछ सकते हैं कि कैसे इसमें ट्रांसफर होगा। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बात कर लेते हैं कि कैसे अब ये ऑक्सीडाइज होगा
फर्दर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं बीटा ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो अभी तक हमने बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट कैसे हुआ वो पढ़ा। अगर एग्जाम में आता है तो आपको स्टार्टिंग वहीं से ही करनी है, आप बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। अगर सही तरीके से आप लिखना चाहेंगे तो वहीं से आप स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, देन ट्रांसफर होता है, देन फिर बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। तो चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर। ये हो कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब यहाँ पर सबसे पहले जो एसाइल कोएंजाइम ए था, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन चेन से कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने मतलब कि उस पूरे मतलब कि ये पूरा ग्रुप जो है आपका असाइल कोएंजाइम ए ग्रुप है, ठीक है, बाकी कार्बन चेन है, ठीक है। ये आपका एसाइल कोएंजाइम ए ग्रुप, ठीक है, बाकी कार्बन चेन है, तो आप कार्बन चेन अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मैंने कार्बन के नंबर्स इसलिए बढ़ा दिए क्योंकि अभी मुझे बीटा ऑक्सीडेशन में बताना है कि बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कार्बन नंबर ज्यादा ले लिए हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं पूरे को आर से रिप्रेजेंट कर देती, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इसमें एसाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है आपका अल्फा बीटा इनोइल कोएंजाइम ए में। अल्फा बीटा इनोइल कोएंजाइम ए भी बोल सकते हो आप उसको, और ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए भी बोल सकते हो। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है, इसमें FAD से FADH2 जनरेट होता है, और यहाँ पर जो आपका ये वाला कार्बन है, देखिए ये वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन, देखिए यहाँ से एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको बोला है अल्फा बीटा इनोइल कोएंजाइम ए या ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए। ये होता है एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांस इनोइल कोएंजाइम ए जो बनेगा, अब वो दूसरी रिएक्शन पे जाएगा, हाइड्रेशन। किस पे जाएगा, हाइड्रेशन, यानी कि अब वो वाटर से रिएक्शन होगी, और किसकी प्रेजेंस में, इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज की प्रेजेंस में। इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज की प्रेजेंस में इनोइल कोएंजाइम ए जो होगा वो कन्वर्ट होगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होगा। बीटा हाइड्रोक्सी मतलब कि जो आपका बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, अब इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होगा, यानी OH ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया आपका हाइड्रेशन का, ठीक है। नाउ द थर्ड प्रोसेस, इसके अंदर अब ऑक्सीडेशन होगा, थर्ड के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा यानी बीटा पे हाइड्रोक्सी है, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम ए ग्रुप जो होगा वो बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो ये है कन्वर्ट हो जाएगा बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए में। बीटा कीटो असाइल मतलब कि बीटा कार्बन पे कीटो ग्रुप लगेगा। कीटो ग्रुप अगर आपको पता है तो कीटोन ग्रुप ये होता है, इस तरीके का ग्रुप जो है कीटोन ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो ये जो देखिए ये आपका अल्फा और बीटा, बीटा कार्बन पे आपका कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप, और ये असाइल ग्रुप है, ये असाइल कोएंजाइम ए ग्रुप, तो बीटा कीटो असाइल कोएंजाइम ए ग्रुप, ठीक है। ये जो है आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नाउ उसके बाद अब हो जाता है क्लीवेज रिएक्शन। क्लीवेज रिएक्शन जो है यहाँ पर थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका दो कार्बन की यूनिट जो है वो क्लीव्ड हो जाएगी, टूट जाएगी, और वो दो कार्बन की यूनिट कहलाएगी आपकी एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि ये यहाँ से स्प्लिटिंग हो जाएगी, यहाँ से स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो ये बन जाएगा CH3COSCOA, यानी कि एसिटाइल CH3CO ग्रुप जो होता है, ये इतना सा ग्रुप CH3CO ग्रुप जो होता है, ये ग्रुप आपका कहलाता है एसिटाइल ग्रुप। ये वाला एसिटाइल ग्रुप कहलाता है, क्या कहलाता है, एसिटाइल ग्रुप, और इस पे कोएंजाइम ए लगा हुआ है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये एसिटाइल कोएंजाइम ए यानी दो कार्बन का ग्रुप फ्री हो गया, और अब जो बचा उसे आपने एसाइल कोएंजाइम ए बोल दिया, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर आपने एसाइल कोएंजाइम यहाँ पर भी बोला और यहाँ पर भी बोला, जबकि इसमें से दो कार्बन निकल गए। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि जो असाइल ग्रुप है, असाइल ग्रुप जो है उसमें से कंटिन्यू, ये पूरा असाइल ग्रुप है, असाइल कोएंजाइम ए ग्रुप, इसमें से दो दो कार्बन के फ्रेगमेंट्स निकलेंगे और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में निकलेंगे, और वो फर्दर जो आपका TCA साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, वो चलाएगा,
ठीक है, याद करिए क्रेब्स साइकिल, अगर आपको नहीं है याद तो आप MS साइंस एकेडमी क्रेब्स साइकिल जो है डालिए, उसमें आपको मेरा जो है मिल जाएगा। तो वहाँ पर TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल दोनों ही नाम से मिल सकता है। तो क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्टिंग किससे थी, क्रेब्स एसिटाइल कोएंजाइम A से, ठीक है, जो आपका ग्लूकोज में पायरुविक एसिड से फर्दर ऑक्सीडेशन से जब पायरुविक एसिड से आपका एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया था। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये फर्दर जाएगा और ये क्रेब्स साइकिल में जो है आगे फर्दर बना लेगा, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में हो गया, तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो क्रेब्स साइकिल बनाएगा। तो ये वाला जो एसाइल कोएंजाइम है जो स्टार्टिंग में चला और अब वाला चला, ये दोनों एसाइल हैं लेकिन इसमें 2 कार्बन कम है। तो इस तरीके से कंटिन्यू कार्बन टूटते जाएंगे 2-2 की फॉर्म में। और पामिटिक एसिड में कितने कार्बन है, पामिटिक एसिड को अगर मैं यहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पामिटिक एसिड में कितने कार्बन है, C16H32 कार्बन जो है उसमें 16 है पामिटिक एसिड में, C16 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 7 बार ये जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन है ये चलेगा। अब आप कहोगे कि 7 बार चलेगा तो यानी कि 7 दूनी 14 एसिटाइल कोएंजाइम A तो बन गए, 14 एसिटाइल 7 बार चला, 14 नहीं सॉरी 7 बार चला तो 7 एसिटाइल कोएंजाइम A है ना। और जब 8वीं बार चलना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 14 कार्बन तो रिलीज हो गए, लास्ट में बचा 2 कार्बन। तो इस तरीके से ये जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन है वो 7 बार ही चलता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 16 कार्बन है तो 7 बार क्यों चला, 8 बार क्यों नहीं चला, ठीक है, ये एक बड़ा पॉइंट है। तो 7 बार इसलिए चला क्योंकि जैसे ही 7 साइकिल पूरे हुए तो आपके एसिटाइल कोएंजाइम A बन गए, ठीक है, 7 एसिटाइल कोएंजाइम A आपके बन गए, लेकिन 14 कार्बन आपके निकल गए। अब ये जो लास्ट के 2 कार्बन बचे वो भी तो भैया एसिटाइल कोएंजाइम A की फॉर्म में ही बचे ना, समझ में आ गया। तो जो लास्ट के 2 कार्बन बचे वो भी एसिटाइल कोएंजाइम A में बचे, इसीलिए जो आपके टोटल एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बने, 8 बने, समझ में आ गया। टोटल बने 8 लेकिन साइकिल कितनी बार चला, 7 बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब क्लीवेज हो गया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फाइनल रिएक्शन की। इसकी फाइनल रिएक्शन जो है, जैसे आपका पामिटाइल, यानी कि सबसे पहले अगर पामिटिक एसिड है तो पामिटाइल कोएंजाइम है, अगर स्टेरिक एसिड है तो स्टेराइल कोएंजाइम है, इस तरीके से बनाओगे आप पामिटाइल कोएंजाइम में। और यहाँ पर फाइनली 8, यानी इसमें 16 कार्बन है तो आप 8 एसिटाइल कोएंजाइम A, 7 FADH2, 7 NADH और 7 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे। अब यहाँ पर अगर मैं इसके एनर्जेटिक्स की बात करूं तो देखिए इसमें हुआ क्या क्या है। 8 एसिटाइल कोएंजाइम A बने हैं, एक एसिटाइल कोएंजाइम में एक क्रेब्स साइकिल में 10 जो है जनरेट करता है, एक क्रेब्स साइकिल में 10, तो जो है 8 कितने करेगा, 80 ATP, ATP का रिएक्शन, ATP का एनर्जेटिक से ध्यान रखिएगा, ठीक है, 80 ATP का कैलकुलेशन है ये। 7 FADH2, एक FADH2 1.5 ATP, तो 7 इंटू 1.5 तो 10.5, 7 NADH जनरेट हुए तो 7 इंटू 2.5 17.5, 80 का मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर दो माइनस में भी जाएंगे ATP, क्यों, क्योंकि फैटी एसिड के यूटिलाइजेशन में आपके 2 ATP खर्च भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फैटी एसिड को एक्टिवेट करना पड़ता है तो वहाँ पर -2, तो ये आप इसका टोटल करोगे तो दैट इज द 106 ATP आपके एक पामिटिक एसिड के फुल्ली बीटा ऑक्सीडेशन से जनरेट होता है। ये एक साइकिल का नहीं है, ये पामिटिक एसिड जब पूरा का पूरा टूटते लास्ट जब पूरे 7 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसका है। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे, ठीक है। अब फटाफट से हम बात कर, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है इससे फर्दर बात करेंगे। सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, तब तक देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, शेयर करते रहिए। थैंक यू।